अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखेंगे शाम में जंगी महल में उमर मुल्ला सुल्तान के सामने मौजूद होते हैं और सुल्तान उनसे कह रहे होते हैं, हम उस वक्त खत्म होने वाले थे। हमने सरदारान को साथ मिलाया और तमाम गिरें खोल दी। कुदस के दरवाजे से अजीम फौज वापस आ गई। सलाहुद्दीन लापता है और मिस्र के हालात वाज़े हैं। हम इतने बेबस कैसे हो गए जबकि हम इतने ताकतवर थे? इंसान क्यों गिरता है? मैं ये सोच रहा हूँ। मैं हैरान हूँ कि क्या कोई हमारी नीयत में खराबी थी जो ऐसा हुआ? तो जवाबन उमर मुल्ला कहते हैं, सुल्तान यकीनन हम में कोई कमी थी। इस रास्ते पर चलने वाला जो कोई खुद को मुकम्मल कहता है वो गलत है, लेकिन एक वाज़ेह सच्चाई है कि यह सब कुछ खुदा ने तरतीब दिया है। वक्त आने पर जिन रास्तों को हम बंद कहते हैं वो जरूर खोल दिए जाएंगे। इसी लम्हे शेरकू और अस्फहानी वहाँ पर आते हैं और अदाब बजा लाते हैं और फिर अस्फहानी कहते हैं, मेरे सुल्तान मिस्र से एक अहम मेहमान है, काजी फाजल आए हैं। वो आपके हजूर पेश होने के इंतजार में हैं। ये सुनकर सुल्तान कहते हैं, मशहूर कलमकार फाजल, कलमकारी शोबे के सरबराह। तो शेरकू कहते हैं, जी हाँ सुल्तान, हम उनकी शोहरत से अच्छी तरह वाकिफ हैं। अपनी कम उम्री के बावजूद वो एक तजर्बाकार रियासती ओहदेदार है। अवाम की नजरों में उनकी बातों का गहरा असर है। और फिर सुल्तान पूछते हैं कि क्या नए वजीर के सफीर के तौर पर आए हैं? तो शेरकू कहते हैं, मेरे सुल्तान, मैंने भी ऐसा ही सोचा था, लेकिन उनका कहना है कि वो शाम और मिस्र की भलाई के लिए आए हैं। और फिर अगले ही लम्हे इजाजत मिलने पर काजी फाजिल वहाँ उस कमरे में दाखिल होते हैं और सुल्तान के पास आते हैं। सुल्तान उनसे कहते हैं, मुश्किल वक्त में हमारे महल में खुश आमदीद। मैं आपके इस दौरे में हिकमत की तलाश में हूँ। मैं आपसे मिस्र के बारे में भी सुनना चाहता हूँ। तो काजी फाजल कहते हैं, मेरा नाम काजी फाजल है। मैं आपके सामने अपने तमाम अलकबात को तर्क करके मिस्र की जमीन के बेनाम और बेशोहरत बेटे के तौर पर पेश हुआ हूँ। मेरी कौम की एक आदत है, वो उन आफात से लाताल्लुक नजर आते हैं जो उनके हुक्मरानों के हाथों उन पर आन पड़ी हैं, लेकिन दरअसल ये बेहिस्सी नहीं है। वो घबराते नहीं हैं क्योंकि वो खुद को इस सरजमीन के हकीकी मालिक के तौर पर देखते हैं जिस पर वो रहते हैं। वो जानते हैं कि मोहर एक हाथ से दूसरे हाथ में गुस्ल के प्याले की तरह से गुजरती है, लेकिन वो हमेशा बाकी रहते हैं। और वो जानते हैं कि चाहे वो यतीम ही क्यों ना रह जाए, शाम की सरजमीन का हुक्मरान उनके लिए बाप की तरह है। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप मुझे अपने बेटे की तरह समझें। यह सब सुनकर सुल्तान कहते हैं, हम जानते थे कि आप कलम के माहिर हैं, लेकिन हमने देखा कि आप खिताबत में भी भरपूर हैं। तो बताएं बेटा, मैं सुन रहा हूँ। तो जवाबन काजी फाजल कहते हैं, बाप बेटे की बातें खुफिया होती हैं मेरे सुल्तान। ये सुनते साथ ही मुल्ला अमर, शेरकू और अस्फहानी कमरे से बाहर चले जाते हैं। जबकि दूसरी जानब हम देखते हैं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी बालन के घोड़े पर, जबकि बालन पैदल चल रहा होता है और सलाहुद्दीन अय्यूबी सीने पर हाथ रखकर तकलीफ महसूस करते हैं। देखते ही देखते उनकी आंखें धुंधली होना शुरू हो जाती हैं और वो घोड़े पर ही गिर जाते हैं। यह देखकर बालन उन्हें सहारा देता है। जबकि इधर महल में काजी फाजल सुल्तान से कहते हैं, सियासी तौर पर दरगाम ने बहुत बड़ी गलती की है, यहाँ तक कि अगर उसका जमीर उसे परेशान करता है, उसने सलेबियों के सामने अपनी पीठ झुकाई। अगर सलेबी कहरा में दाखिल हुए तो उससे ऐसी तबाही का रास्ता खुलेगा जिसकी तलाफी सदियों तक मुमकिन नहीं होगी। ये सुनकर सुल्तान पूछते हैं, क्या आपके पास कोई सबूत है जिससे जाहिर होता है कि बादशाह मारलेक और दरगाम के दरमियान इत्तेहाद है? तो जवाबन काजी फाजल कहते हैं, अभी तक नहीं, लेकिन मैं अपने नाम जितना पुरयकीन हूँ कि वो आएंगे। उन्हें दाखिल होने के लिए सुराख मिलेगा तो वो उसे जाया नहीं करेंगे। तो सुल्तान कहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं अपने फौजियों को खतरे में डालूं और आपका साथ दूं? अच्छा, तो मुझे बताओ कि मैं शवा के लिए ऐसा क्यों करूंगा? मैं कैसे जान लूंगा कि कल को वो अपने मफादात की खातिर मुझसे गद्दारी नहीं करेगा? क्या वो खलीफा जो बदकिस्मती के साथ एक कमजोर साया है मेरा साथ देगा? मुझे बताओ, कहरा में मेरा जामन कौन होगा? ये सुनकर काजी फाजल कहते हैं, मेरे सुल्तान, मैं इसलिए यहाँ पर आया हूँ। मैं आपको मिस्र की अवाम की जानब से यकीन दहानी कराता हूँ। अगर आप हमारी मदद करें। तो सुल्तान उन्हें वहीं रोकते हुए खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, बात जादू है फाजल। लोग अल्फाजों से एक दूसरे को महसूर कर सकते हैं, लेकिन मैं इस हालत और उम्र से बहुत पहले गुजर चुका हूँ। मेरी याददाश्त इतनी मजबूत है कि उसे याद है कि ये फातिमी ही थे जिन्होंने कुदस को सलीबियों के हवाले किया। आलम इस्लाम को दरपेश मुश्किलात में उनका नुमाया हिस्सा है। वो उस पागल काफिर पर भरोसा करके ये समझ रहे थे उनको ये आफत नुकसान नहीं पहुंचाएगी। इस रसवाई को उन्होंने खुद अपने हाथों से गले में लगाया। मैं जरूर मिस्र आऊंगा, लेकिन सलीबी खेलों के साथ नजम बरकरार रखने के लिए नहीं, बल्कि फातिमी रियासत के वजूद को खत्म करने के लिए। ये सब सुनकर काजी फाजल कहते हैं, मेरे सुल्तान, इसका भी वक्त आएगा, क्योंकि आलम इस्लाम में आप सिर्फ वाहिद हुक्मरान हैं जो ये हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अभी मिस्र नहीं आए तो? सुल्तान एक बार फिर उन्हें रोकते हुए कहते हैं, मैं कई दिनों से इसके बारे में सोच रहा। मेरी राय और फैसला यकीनी है। जबकि अमीर सलाहुद्दीन लापता है तो जंगी रियासत का मिस्र से कोई ताल्लुक नहीं है।
जबकि दूसरी जानब हम देखते हैं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी बेहोश होते हैं और बालन उनका इलाज कर रहा होता है और फिर थोड़ी ही देर के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी होश में आ जाते हैं और एकदम बालन का हाथ पकड़ लेते हैं। यह देखकर बालन पूछता है, तुमने ये क्यों नहीं बताया कि तुम जख्मी हो? और फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी इधर उधर देखते हैं और बालन से कहते हैं, यह शाम का रास्ता नहीं है, तुम कौन हो? तो जवाबन बालन कहता है, पुरसकून हो जाओ, मैंने तुम्हें कुएं से इसलिए नहीं निकाला कि मैं तुम्हें पहाड़ की चोटी पर मार डालूं। और फिर बताता है, रास्ते में ताबनाक सिपाहियों का एक जत्था था तो इसलिए मैंने इस रास्ते का इंतखाब किया। इसी लम्हे उनकी नजर सलीबी सिपाहियों पर पड़ती है जो कि नीचे से गुजर रहे होते हैं। उनके गुजर जाने के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी बालन से पूछते हैं, तुमने ऐसा क्यों किया? तो जवाबन बालन कहता है, मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें सराय में ले जाऊंगा। और फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, मैंने इस सरजमीन में बहुत से मुसलमानों को ईसाइयों की हिफाजत करते हुए देखा है, लेकिन मुसलमान की हिफाजत करने वाला पहला ईसाई देखा है। मोहतात रहो, तुम्हें वतन बदर किया जा सकता है। जबकि इधर जंगी महल में काजी फाजल सुल्तान से कहते हैं, सुल्तान आपके हुक्म के सामने मेरी गर्दन तस्लीम खम है, लेकिन चूंकि आपने इसका जिक्र किया है मैं आपकी इजाजत के बगैर आपको एक अजीम रूहानी तोहफा देना चाहता हूँ। ये कहते साथ ही वो तोहफतन सुल्तान को एक अंगूठी पेश करते हैं। सुल्तान उस अंगूठी का बगौर मुशाहदा करते हैं और फिर काजी फाजल से कहते हैं, मैं दस्तकारी के काम को थोड़ा सा समझता हूँ, ऐसा लगता है कि इसे मदीना के पुराने उस्तादों ने बनाया है। तो काजी फाजल कहते हैं, बिल्कुल, ये उन सालों का एक कीमती असासा है जब कुदस को मुसलमानों ने फतह किया था। सलीबी हमलों के दौरान इसे मिस्री खानदानों से बचाकर बरसों खुफिया रखा गया। आपके हाथ पर यह अंगूठी कुदस के फतह के लिए हमारी कौम की नेक ख्वाहिशात के बारे में आपको याद दिलाएगी मेरे सुल्तान। ये कहते साथ ही काजी फाजल जैसे ही वापस लौटने लगते हैं तो पीछे से सुल्तान उन्हें रोकते हैं और वापस अपने पास बुला लेते हैं और फिर उनसे कहते हैं, फाजल बेटे रुक जाओ। नाजरीन, फिर इसके बाद हम देखते हैं कि खलीफा की बीवी के सामने शमसा और बाकी तमाम कैदी खवातीन रक्स कर रही होती हैं। रक्स करने के बाद खलीफा की बीवी शमसा से कहती है, हमने सुना है जब से दरगाम ने वजीर शहवार का तख्ता उल्टकर हुकूमत संभाली है किसी ने तुम्हारी मुनफरद आवाज नहीं सुनी, क्या तुम हमारे लिए भी नहीं गाओगी? यह सुनकर शमसा कहती है, मैं अपना हलफ उस वक्त तक नहीं तोड़ूंगी जब तक कि वजीर दरगाम इस माहिदे पर अमल नहीं करता जो मैंने शहवार के साथ किया था और मुझे आजाद नहीं कर देता। मेरी आवाज मेरी हलफ की कैदी है, दरगाम के नहीं, वरना मैं आपकी ख्वाहिश को झुटलाने का हरगिज नहीं सोचती। और फिर खलीफा की बीवी उसके पास आकर कहती है, ये अफवाह है, शहवार को एक माँ और एक बेटे के लिए खुद को कैदी बनाने की इजाजत दी, तुम अपनी आवाज को क्यों बांध रही हो? इस कैद की क्या कीमत है? तो शमसा कहती है, इसको रोकने के लिए कोई जंजीर किसी शख्स के जोहर तक नहीं पहुंच सकती। कितने अफसोस की बात है उन लोगों पर जो अपने जोहर को नहीं देख सकते। जब उनके हाथ बंधे हों तो वो सोचते हैं कि वो गुलाम हैं। और फिर खलीफा की बीवी उससे कहती है, तुम्हारा मुस्तकबिल रोशन हो, तुम्हारे जोहर की तरह तुम्हारा जिस्म भी आजाद होना चाहिए। खलीफा हजरत के पास अगर वो पुराना इक़्तिदार होता तो तुम्हें इस जकड़ी हुई जंजीरों से आजाद करवाना वाकई आसान होता, लेकिन अब वजीर से बात करना पत्थर से खून निकालने के मुतरादिफ। हमारी दावत को कबूल करने के लिए मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ शमसा। और फिर शमसा वहां से रवाना हो जाती है। जबकि दूसरी जानब शाम में शेरकू अपने साथियों से कह रहे होते हैं, मैंने अपने सुल्तान को कभी इतने तकलीफ में नहीं देखा, वो यकीनन सही फैसला करेंगे। इसी लम्हे सुल्तान काजी फाजल के साथ वहां पर आते हैं और शेरकू से कहते हैं, शेरकू अपना खसूसी दस्ता तैयार करो, तुम काजी फाजल के साथ मिस्र की जानब रवाना होगे। और फिर मियादोद से कहते हैं, मियादोद हम आपके साथ कुदस जाएंगे। ये सुनकर मियादोद कहता है, हम दावत कबूल नहीं करेंगे, क्या ऐसा नहीं है सुल्तान? तो जवाबन सुल्तान कहते हैं, हम सलाहुद्दीन के पास जाएंगे अपनी फौज के साथ। इसी दौरान यारुकी वहां पर पहुंच जाता है और सुल्तान का चोगा चूमने के बाद उनसे कहता है, आपका पैगाम मिलते साथ ही मैं फौरन आ गया, मैं आपके हुक्म का मुंतजर हूँ। तो सुल्तान कहते हैं, शाम में हर कोई आपकी और आपके मुजाहिदों की बहादुरी की बात करता है, आप ठीक वक्त पर आए हैं। आप और आपका दस्ता शेरकू के हुक्म पर मिस्र जाएंगे। और फिर मियादोद यारुकी से कहता है, हम आपके सफीरों के नाहक कत्ल को नहीं भूले जो हमारे मेहमान थे यारुकी। मुझे उम्मीद है कि कुदस जंग में आपको ना बुलाया जाना एक सबक रहा है। ये सुनकर यारुकी कहता है, यह नाइंसाफी नहीं थी, कासद को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, ताहम कोई भी असूल के पीछे छुपकर हमारे सुल्तान की तौहीन नहीं कर सकता, मैं इसे हरगिज नहीं दोहराऊंगा। और फिर सुल्तान कहते हैं, माजी को माजी रहने दो यारुकी, मैं चाहता हूँ कि आप हमारे सिपा सलार की अतात करो चाहे कुछ भी हो। तो यारुकी शेरकू की जानब देखते हुए कहता है, इन्होंने मुझे तलवार से लड़ना सिखाया है, मैं इनके हुक्म की अदुली नहीं करूंगा, मेरा मसला इनके भतीजे सलाहुद्दीन के साथ था। ये सुनकर सुल्तान गुस्से से कहते हैं, जिसको सलाहुद्दीन से मसला है उसे मेरे से मसला है, क्या तुम ये नहीं जानते यारुकी, ये वक्त आपस में लड़ने का नहीं है, सलाहुद्दीन लापता है, हम जल्द अज जल्द उस तक पहुंच जाएंगे और मिलकर उसे बाहिफाजत बाहर निकालेंगे, अब जाओ जहाद मुबारक। ये कहते साथ ही सुल्तान वहां से रवाना हो जाते हैं।
और नाजरीन इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।